So welcome student, this is Milan Mukherjee and today we are starting a topic on class 12th physics and the name of the topic is dielectric and polarization। मतलब आज के इस वीडियो लेक्चर में एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इसका नाम है डाइलेक्ट्रिक और पोलराइजेशन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या हो रहा है और पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम शब्द ले रहे हैं डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, तो पहले माइंड में एक पिक्चर क्रिएट करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक होते क्या चीजें, उसको समझते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक ऐसे मीडियम होते हैं या ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि पुअर कंडक्टर्स होते हैं या फिर बैड कंडक्टर्स होते हैं, या फिर सिंपली मैं क्या बोल सकता हूं, उनको मैं इंसुलेटर बोल सकता हूं। मतलब जो इंसुलेटर्स टाइप के मटेरियल्स होते हैं उनको पर क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। मतलब इंसुलेटर्स का ही दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक। अब ये मटेरियल भी हो सकता है और मीडियम भी हो सकता है। मटेरियल कैसे हो सकता है और मीडियम कैसे हो सकता है उस पर बात करते हैं। जैसे पेपर, वैक्स, प्लास्टिक, ये सब चीजें क्या है, ये सब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स हैं। और डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैसे हो सकता है, जैसे मैंने बोला एयर, एयर पूरा का पूरा मीडियम है लेकिन उसका नेचर कैसा है, वो इंसुलेटर है, इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम बोलूंगा। तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक का मतलब ये हुआ कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ऐसे मटेरियल या ऐसे मीडियम मेरे क्या कहलाते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स कहलाते हैं। अब इसको डाइलेक्ट्रिक्स अलग से हम क्यों पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा क्या, ये कंडक्टर से डाइलेक्ट्रिक किस तरीके से अलग है, किस हद तक अलग है, उसके बारे में बात करते हैं जरा। तो इसको ऐसे समझते हैं अपन कि यहां पे रोल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि जब भी हम कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं तो क्या होता है, कंडक्टर्स के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो हमेशा जीरो होती है। कैसा, हम बोर्ड पे देखते हैं और समझते हैं कि कैसे कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो जीरो बनेगी। ठीक, तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये कंडक्टर है, मेरे पास क्या, मैंने इमेजिन किया कि ये मेरे पास एक कंडक्टर है। ठीक, इस कंडक्टर को मैंने क्या किया, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। मान लेता हूं कि ये जो मेरा डायरेक्शन है ये मेरा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और वो क्या है, मान लेता हूं कि ये मेरे पास, इसको मैं ई नॉट बोल देता हूं। ई नॉट का मतलब क्या हुआ, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास। जब ये एक्सटर्नल फील्ड इसमें जाती है तो क्या होता है, जब करंट फ्लो होता है तो ये कंडक्टर क्या करता है, अपने अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देता है। चार्ज का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करता है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इसको एक पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे मिला हुआ है और इधर जा रहा है तो यहाँ पे इसको एक नेगेटिव टर्मिनल मिला हुआ है। या मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक कोई प्लेट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रेडिएट कर रही है। तो होता यह है कि इसमें जितना भी नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज मेरा इस कॉर्नर पे आके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इससे रिपल होकर दूर कहीं चला जाता है और वो इस तरफ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या होगा, इसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सेट हो जाता है। नेगेटिव चार्ज एक तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट कर देता है और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, एक तरफ होना स्टार्ट कर देता है। जब ये शिफ्ट अप होना स्टार्ट होता है तो क्या होता है, इसके अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लो मैं इधर EP के नाम से दिखा देता हूँ, इसका पोलराइजेशन हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरी डेवलप हो रही है उसको मैं EP के साथ दिखा देता हूँ। तो कंडक्टर्स में होता यह है कि जितना मेरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो भी उतनी ही मात्रा में बन रही है। तो इस एक्सटर्नल फील्ड का मान लो मैग्नीट्यूड मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं, और ये मेरी अंदर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से। तो अल्टीमेटली क्या होता है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस अप कर देती है और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा बनता है कंडक्टर के अंदर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जो बनता है वो हमेशा क्या बनता है मेरा, वो हमेशा मेरा जीरो बनता है। लेकिन जब यही खेल मैं इंसुलेटर में करता हूं या यही एक्टिविटी मैं किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के साथ करता हूं, तब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस क्या आता है उसके बारे में बात करते हैं। मान लेता हूं कि अब मेरे पास ये जो मटेरियल है, अब ये मटेरियल कैसा है, अब ये मटेरियल मेरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब क्या हुआ, ये मेरा इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। जब ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के साथ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने रख दी, मैंने बोला कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर मैंने क्या किया दिया, उसके अंदर मैंने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस कर दिया है। अब क्या होता है, अब इसके अंदर भी अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाता है, इसके अंदर भी अरेंजमेंट स्टार्ट होता है, बट वो अरेंजमेंट इतना अच्छा नहीं होता जितना कि कंडक्टर्स के अंदर होता है। तो थोड़ा बहुत अरेंजमेंट तो इसके अंदर होता है। तो कैसा थोड़ा बहुत अरेंजमेंट होगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी डेवलप होगी, इसको मान लीजिए मैंने ई नॉट बोला हुआ है और इसके अंदर मैंने EP बोला हुआ है, तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तो डेवलप होगी लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और इसके मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर नहीं होता है। या मैं बोलूं कि मेरी जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा ज्यादा बना रहेगा। तो ज्यादा बना रहेगा तो क्या होगा, ये कुछ पार्ट इसको कम जरूर करेगा
लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर एक मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार रहेगी, बनी ही रहेगी। मतलब ये क्या करेगा, ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये इस एक्सटर्नल फील्ड को थोड़ा सा रिड्यूस्ड कर देगा, लेकिन इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो हमेशा क्या बनती है, जीरो बनती है। और डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं बनती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है, बल्कि ये क्या करता है, जो एक्सटर्नल फील्ड हमको दी गई है उस एक्सटर्नल फील्ड से थोड़ा सा कम कर देता है। मतलब यहां पे याद रखने वाली एक पॉइंट आ रहा है कि डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मीडियम है जो कि एक्सटर्नल फील्ड को रिड्यूस कर देता है, एक्सटर्नल फील्ड को कम कर देता है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम डाइलेक्ट्रिक को इस्तेमाल करते हैं कैपेसिटेंस में। कैपेसिटेंस में क्या होता है, हम किसी बॉडी के अंदर चार्ज स्टोर करते हैं, एनर्जी स्टोर करने की कोशिश करते हैं, और वो एनर्जी क्या करती है, वो एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में अपने आप को बाहर रेडिएट करके कम कर देती है, रिड्यूस कर देती है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें कम करना है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देंगे तो किसी बॉडी के अंदर में ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर कर पाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक नाम का टॉपिक है, आगे चल के आप कैपेसिटेंस के फॉर्म में पढ़ोगे। तो यहां अभी अपन सिर्फ डाइलेक्ट्रिक्स और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले रहे हैं, इसका कैपेसिटेंस में कैसा यूज होगा वो किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले यहां पे हमने क्या बोला, अभी हमने जान लिया कि डाइलेक्ट्रिक क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं पोलराइजेशन के ऊपर कि पोलराइजेशन क्या होता है। तो पोलराइजेशन हम बाद में समझेंगे, पोलराइजेशन से पहले हम दो शब्द पढ़ते हैं। इस डाइलेक्ट्रिक को मैं दो भागों में डिवाइड कर देता हूं, एक मैं बोलता हूं पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, और दूसरा बोलता हूं मैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स या नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब पोलर मॉलिक्यूल्स या पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या होंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखिए मैं बोर्ड रब कर रहा हूं, ये सारी चीजें मिटा रहा हूं। हम दो चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल्स और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, या मैंने इसको सिंपली बोल दिया पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब सबसे पहले पोलर या पोलराइजेशन वर्ड से फैमिलियर हो जाओ। पोलर वर्ड का मतलब होता है, इसको हिंदी में ध्रुवीकरण बोलते हैं, मतलब कैसे पोल्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल शिफ्ट अप कर दिया गया। ऐसे मैंने बोला चार्ज है मेरे पास, तो मैंने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज को अलग कर दिया, नेगेटिव चार्ज को अलग कर दिया। ये क्या कहलाता है, ये पोलराइजेशन कहलाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज को अलग हटा दे रहे हैं और नेगेटिव चार्ज को अलग हटा दे रहे हैं, वो क्या कहलाता है, मेरा पोलराइजेशन। और दोनों को अगर मैंने एक ही जगह बैठा दिया तो क्या हो गया, वो नॉन पोलराइज्ड हो गया। और पोलराइज्ड का मतलब क्या हुआ, दोनों चार्ज को मैंने दूर दूर कर दिया। ठीक, तो अब पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ, पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स या ऐसे मटेरियल जिसके चार्ज का सेंटर ऑफ मास एक ही पॉइंट पे कोइंसिडाइज नहीं करता है। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो सारा पॉजिटिव चार्ज का एक सेंटर ऑफ मास होगा, एक सेंटर ऑफ एक्शन पॉइंट होगा। इस तरीके से सारा नेगेटिव चार्ज का एक सेंटर ऑफ एक्शन पॉइंट होगा, वो दोनों एक ही पॉइंट पे लाई नहीं करेगा, अलग अलग रहेगा। जब अलग अलग रहेगा तो क्या कहलाएगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक कहलाएगा। पोलर डाइलेक्ट्रिक को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे HCl। अब मैं HCl मॉलिक्यूल की बात करता हूं, तो ये HCl मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा होगा उस पर बात करते हैं। तो मैंने बोला क्या होगा, मेरे पास एक क्लोरीन एटम होगा, उसके साथ में क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम होगा। ठीक, इस क्लोरीन एटम का जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस ये होगा, और इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस न्यूक्लियस के अंदर रहेगा। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम के अंदर भी ये न्यूक्लियस होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा। इन दोनों पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ एक्शन होगा, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर होगा वो थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्लोरीन मेरा बड़ा एटम है, तो क्लोरीन का जो पॉजिटिव मास है वो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा होगा विद रिलेटिव टू हाइड्रोजन। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास बनेगा वो थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट अप होगा। ठीक, इसी तरीके से मैंने बोला कि इधर आसपास क्या है, इधर आसपास मेरे इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज का पार्ट है, और इसके पास भी कुछ नेगेटिव चार्ज का पार्ट है। इस नेगेटिव चार्ज का पार्ट का भी मेरे पास कोई एक सेंटर बनेगा, तो ये सेंटर क्या होगा, ये सेंटर यहां बनेगा। अगर इस पॉइंट को मैं जरा सा मैग्नीफाई करके देखूं तो मैं देखूंगा कि यहां पे क्या होगा, एक पॉइंट मेरा क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज वाला रहेगा, और एक पॉइंट क्या रहेगा, एक पॉइंट मेरा पॉजिटिव चार्ज वाला रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो सेंटर ऑफ एक्शन है पॉजिटिव चार्ज का और सेंटर ऑफ एक्शन है मेरा नेगेटिव चार्ज का, वो दोनों एक ही पॉइंट पे लाई नहीं कर रहे हैं। मतलब थ्योरेटिकली बहुत ही भले स्मॉल डिस्टेंस होगा, लेकिन थ्योरेटिकली कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल डिस्टेंस के साथ ही अलग अलग होगा। पॉजिटिव चार्ज का पॉइंट अलग होगा, नेगेटिव चार्ज का पॉइंट अलग होगा। तो इस टाइप के मॉलिक्यूल्स मेरे क्या कहलाते हैं, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स मेरे कहलाते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स।
इसमें पोलराइजेशन हो चुका है, पॉजिटिव चार्ज अलग हो चुका है और नेगेटिव चार्ज अलग हो चुका है। तो अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में एक डिस्टेंस है जो कि जनरली हम 2a के नाम से देखते हैं। जब हम इसको जनरली 2a के नाम से देखते हैं तो इसमें क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसा होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम p से दिखाते हैं, स्मॉल p से दिखाते हैं, और वो क्या होता है मेरे पास आइदर चार्ज इनटू द डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल, या इलेक्ट्रिक डायपोल लेंथ कहलाती है। तो ये मेरा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको इसके फॉर्म में दिखाते हैं, वेक्टर्स के फॉर्म में दिखाते हैं। और इसका डायरेक्शन कैसा होता है, इसका डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो ये पूरी कहानी हमारी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की या पोलर मॉलिक्यूल्स की। इसी तरीके से जो एक दूसरा डाइलेक्ट्रिक होता है वो होता है मेरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक किस टाइप का होता है उस पर बात करते हैं जरा। अब हमने बोला नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कैसे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स ऐसे होते हैं जिसके पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का ही सेंटर एक ही पॉइंट पे कोइंसिडाइज करता है। वो क्या कहलाते हैं मेरे, वो कहलाते हैं मेरे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर का मतलब ही हुआ उसका पोलराइजेशन अभी नहीं हुआ है, वो नॉन पोलर कंडीशन में है। जैसे ज्यादातर जो मेरे बायटॉमिक या डायटॉमिक मॉलिक्यूल जिसको मैं बोलता हूं, डायटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, इसमें क्या होते हैं, इनका जो सेंटर ऑफ मास है पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का वो एक ही पॉइंट पर लाई करता है। तो वो क्या कहलाते हैं मेरे नॉन पोलर। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया H2 में क्या होगा, एक मेरे पास हाइड्रोजन एटम होगा और उसके साथ साथ एक और हाइड्रोजन एटम होगा। इस हाइड्रोजन एटम का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां होगा, इसका जो सेंटर ऑफ मास है यहां होगा, किसका, पॉजिटिव चार्ज का। अब ये दोनों ही सिमेट्रिकली आइडेंटिकल है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। इसका मैंने बोला इसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ये है, इसका पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ये, बट दोनों को जब मैं कंबाइन के हिसाब से समझू, कंबाइन करके समझ रहा हूं, तब दोनों का जो पॉजिटिव चार्ज का सेंटर आएगा वो कहां आएगा, वो यहां आएगा। ठीक, तो मेरे को एक पॉइंट मिलेगा जिसमें दोनों पॉजिटिव चार्ज का ये सेंटर पॉइंट है मेरा। इसी तरीके से इसका ये जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है और इसका कुछ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, तो इलेक्ट्रॉन तो कहीं एक जगह रुका हुआ नहीं होता, वो घूमता रहता है। तो फिर भी मान रहा हूं कि जो प्रोबेबल डेंसिटी उसकी होगी इस इलेक्ट्रॉन की क्लाउड की और इस इलेक्ट्रॉन की क्लाउड की, तो उसका भी जो सेंटर ऑफ मास बनेगा वो भी इसी पॉइंट पे बनेगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज भी मेरा यही पॉइंट पे बनेगा और नेगेटिव चार्ज भी मेरा इसी पॉइंट पे बनेगा। मतलब प्लस क्यू भी मेरा इसी पॉइंट पे बनेगा और माइनस क्यू भी इसी पॉइंट पे बनेगा। यहाँ पे जो प्रैक्टिकली जो 2a की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी मेरी, 0 हो जाएगी। जब 2a की लेंथ 0 हो जाएगी इसका मतलब इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट काम नहीं कर रहा होगा। जब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट काम नहीं कर रहा होगा तो p की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब मेरे को ये चीज देखना है कि जो मेरे डाइलेक्ट्रिक है उनको मैंने दो भागों में पढ़ा है, एक बोल रहा हूं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, एक बोल रहा हूं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो एक ही पॉइंट पे लाई नहीं करता, उनके बीच में छोटा सा डिस्टेंस होता है जिसको मैं डायपोल लेंथ बोल देता हूं। वो डायपोल लेंथ कितना होता है, वो डायपोल लेंथ मेरा 2a के बराबर होता है। अगर इसके पास डायपोल लेंथ है तो इसके पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मेरा क्या बन रहा है, q इंटू का 2a बन रहा है, जिसका डायरेक्शन मेरा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। इसी तरीके से नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में जाऊंगा तो क्या होता है, ये कि मेरा मैंने बोला ज्यादातर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स या मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स तो अपने आप ही सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव का और नेगेटिव का एक ही पॉइंट पे होगा। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ज्यादातर मेरे को देखने मिलता है, CO2 में भी देखने को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो क्या होगा, हम देखेंगे कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या होगा, वो एक ही पॉइंट पे लाई करेगा, पॉजिटिव चार्ज का भी नेगेटिव चार्ज का भी। इसके बीच में कोई डायपोल लेंथ नहीं होगी। जब डायपोल लेंथ ही नहीं होगी तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में मेरा 0 होगा। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी हमने क्या समझी, ये स्टोरी हमने समझी डाइलेक्ट्रिक के बारे में। अब समझते हैं पोलराइजेशन क्या होता है। पोलराइजेशन का मतलब ये होता है कि जब मैं किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूं तो उसके नेगेटिव चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। उसकी पोलराइजेशन, उसका पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स भी पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन बोल रहे हैं। चलो पोलराइजेशन को थोड़ा डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं कि पोलराइजेशन किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले क्या करता हूं, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को लेता हूं। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब कैसा, तो मान लेते हैं कि हमने एक मटेरियल लिया, इस मटेरियल के एक सेक्शन को मैं इमेजिन कर रहा हूं, उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर समझने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको एक मॉलिक्यूल से ये समझूं तो इसका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा।
फिर मैंने एक मॉलिक्यूल ये समझा तो क्या होगा, यहाँ पे इसका नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ इसका पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर मैंने कुछ एक मॉलिक्यूल ये समझा कि यहाँ इसका पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। फिर एक मॉलिक्यूल ये समझ लिया कि ये इसका पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। अभी ये पोलराइज्ड फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में है, मतलब इसका पॉजिटिव और सेंटर, जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर है वो अलग अलग है, ठीक। तो इस तरीके से अरेंज होते हैं। ये भले अरेंज होते हैं लेकिन इसका जो एक नेगेटिव एंड है वो दूसरे के पॉजिटिव एंड के पास जाके अपने आप अट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरीके से इसका जो नेगेटिव एंड है वो इसकी पॉजिटिव से, इसका नेगेटिव इसकी पॉजिटिव से। तो ये रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, और रैंडमली जब अरेंज होते हैं तो मैं देख रहा हूं कि इसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन है वो कुछ ऐसा बनेगा, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन कुछ ऐसा बनेगा, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन ऐसा बनेगा, और इसका कुछ ऐसा बनेगा। बट अल्टीमेटली जो इसका मैं नेट रिजल्टेंट निकालूं तो मेरे जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो हमेशा जीरो बनेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे पी नेट की बात करता हूं, अगर मैं यहाँ पे पी नेट की बात करता हूं तो वो हमेशा क्या बनेगा, वो हमेशा मेरा जीरो ही बनेगा, ठीक। अब मैंने क्या किया, इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया। जैसे इसको मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करूंगा तो क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ। फील्ड का डायरेक्शन मतलब क्या है, ये जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाती है, तो इसका ये वाला जो एंड है वो पॉजिटिव चार्ज वाला क्रिएट कर देगा। तो जब ये एंड पॉजिटिव वाला क्रिएट हो जाएगा तो क्या होगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं इसके नेगेटिव चार्ज वाला जो पार्ट है वो एक तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इसका अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, इसका अरेंजमेंट ऐसा हो जाएगा कि इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो एक तरफ सेट हो जाएगा। जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, एक तरफ सेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इस तरीके से। और इसके जो दूसरा एंड होगा, दूसरे एंड पे क्या होगा, दूसरे एंड पे ये पॉजिटिव चार्ज सेट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो अभी यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा था कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें आया तो क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज एक तरफ सेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ सेट होगा। अब मैं इसके अगर इसके जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उसके डायरेक्शन को देखूं तो कैसा होगा, इसका डायपोल ऐसा हो जाएगा, इसका डायपोल का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, इसका डायपोल का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, इसका डायपोल ऐसा हो जाएगा, इसका ऐसे हो जाएगा, इसका ऐसा हो जाएगा। मतलब जो अरेंजमेंट पहला रैंडमली था और इतना मिक्स्ड अप तरीके से था कि उसका नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या बन रहा था, मेरा जीरो बन रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में सेट होना स्टार्ट हो जाएगा, एक डिसिप्लिन्ड मैनर में अरेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हल्की होगी तो हो सकता है कि परफेक्टली पैरेलल ना हो, लेकिन फिर भी एक डायरेक्शन में शिफ्ट अप हो जाएगा। और जैसे अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दे दूंगा तो क्या होगा, ये बिल्कुल ही एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, और जितना मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ाता जाऊंगा ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे और बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते जाएंगे। जब ये एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे तो इसका जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है जो कि P बन रहा है मेरा, P नेट मेरा जीरो नहीं होगा, बल्कि कुछ ना कुछ उसका डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा। क्यों क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि सारा नेगेटिव एक तरफ आ जाएगा और सारा पॉजिटिव एक तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को एक इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूं कि जो पोलराइजेशन क्या हुआ, जब मैंने पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को या पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो उसके अंदर क्या देखने को मिलता है मेरे को, उसमें देखने को मिलता है कि सारे मॉलिक्यूल्स एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। जो नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जीरो बन रहा था अब वो जीरो नहीं रहेगा, ठीक। अब यही खेल मेरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के साथ किस तरीके से था उसकी बात करते हैं अपन। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में कैसा हो रहा है उसको देखते हैं। तो हमने बोला नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर मतलब इसका पोलराइजेशन नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो कैसा, अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखूं तो मैं देख रहा हूं कि एक मॉलिक्यूल ये है, इसका बीच में कहीं पे इसका सेंटर का पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, और इसी सेंटर पे मेरे को क्या देखने को मिलता है, नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी देखने को मिलता है। यहां पे मुझे क्या देखने को मिलता है, यहीं पे प्लस है और इसी पॉइंट पे नेगेटिव है, इसी पॉइंट पे पॉजिटिव है, इसी पॉइंट पे नेगेटिव है, इसी पॉइंट पे पॉजिटिव है, इसी पॉइंट पे नेगेटिव। इस तरीके से मेरे को इसका अरेंजमेंट देखने को मिलता है, ठीक। यहाँ पे मैं ऑलरेडी जान रहा हूं कि इनके बीच में कोई गैप है नहीं, मतलब 2a जो डिस्टेंस है मेरी डायपोल लेंथ वो है ही नहीं। जब डायपोल लेंथ नहीं है तो P नेट तो अल्टीमेटली मेरा जीरो है ही, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट मेरा इस कंडीशन पे जीरो है ही। अब अगर क्या है, इसको मैंने क्या किया, किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। मैंने क्या कर दिया, किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया। जब मैं एक्सटर्नल फील्ड के अंदर प्लेस करूंगा तो क्या होगा, इसके साथ भी वही होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसा होना स्टार्ट हो जाएगा,
यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इससे दूर भागना स्टार्ट हो जाएगा। ये टॉर्क की तरह काम करेगा, इस पे टॉर्क डेवलप होना स्टार्ट होगा और इसके नेगेटिव पॉइंट को इधर खींच देगा और पॉजिटिव पॉइंट को उधर खींच देगा। जब ये इधर कर देगा तो क्या होगा, इस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक का भी पोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये पोलराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो कैसा होगा, ये भी इसी मैनर में अरेंज हो जाएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, और इस तरीके से क्या होगा, ये अरेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहां पे मुझे देखने को मिलेगा कि जो मेरा पी नेट 0 पहुंच रहा था, अब वो पी नेट मेरा 0 नहीं होगा बल्कि 0 से कुछ हटके हो जाएगा। इसमें क्या होगा, यहां पे जो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा हो रही है, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो एक एक्सटर्नल फील्ड मेरे को मिल रही है, लेकिन अब क्या होगा, इस एक्सटर्नल फील्ड को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए अंदर एक फील्ड डेवलप होगी और ये जो मेरी बाहरी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसलिए जो कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, जो मेरी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है वो बिल्कुल एक्सटर्नल फील्ड के बराबर होती है। इसलिए कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमेशा 0 हो जाता है। और नॉन कंडक्टर्स में या डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहती है लेकिन एक्सटर्नल फील्ड के कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है। तो यहां पे हमारा एक पॉइंट आया, ये हुआ पोलराइजेशन। अब हम पोलराइजेशन को जरा मेजर करते हैं। तो पोलराइजेशन को मेजर किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक टर्म आता है जिसको मैं पोलराइजेशन ही बोल रहा हूं या फिर पोलराइजेशन वेक्टर बोलता हूं। पोलराइजेशन वेक्टर कैसा होता है उसको समझते हैं जरा। तो अभी हमने देखा कि जैसे किसी मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ती है तो क्या होता है, वो थ्रू आउट द वॉल्यूम, पूरी बॉडी के अंदर उसके अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। नेगेटिव चार्ज शिफ्ट अप हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज एक साथ शिफ्ट हो जाता है और ये बॉडी पोलराइज हो जाती है। जब बॉडी पोलराइज हो जाती है तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे ये पी क्रिएट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। मैंने बोला अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, दूसरे की बात करूं इसमें भी मोमेंट है, इसकी बात करूं इसमें भी मोमेंट है, इसकी बात करूं इसमें मोमेंट है। अगर मैं एक वॉल्यूम की बात करूं तो उसमें भी कुछ मोमेंट है, अगर मैं 4 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम की बात करूं तो उसमें ज्यादा मोमेंट है। मतलब जितना वॉल्यूम होता जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी ज्यादा होते जाएगा। तो मुझे पर यूनिट वॉल्यूम में कितने मोमेंट क्रिएट हुए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्रिएट करता है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो रहे हैं, इसी मेथड को हम बोलते हैं पोलराइजेशन या पोलराइजेशन वेक्टर। तो चलिए इसको रब कर रहे हैं और एक टॉपिक लिख रहे हैं हम। इस टॉपिक को मैं क्या बोल रहा हूं, पोलराइजेशन या पोलराइजेशन वेक्टर। क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं पोलराइजेशन या पोलराइजेशन वेक्टर। इसको हम कैपिटल P से दिखाते हैं, ठीक। अब जब कैपिटल P से दिखा रहे हैं तो मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम किससे दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को मैं स्मॉल p से दिखाऊंगा और पर यूनिट वॉल्यूम। ये कैसी क्वांटिटी है, ये मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी कैसी क्वांटिटी है, मेरी वेक्टर क्वांटिटी है। तो पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्रिएट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन या पोलराइजेशन वेक्टर कहते हैं। अब इसको जरा समझते हैं, पोलराइजेशन को मैं समझ, पोलराइजेशन को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं। मैंने बोला कि यहाँ पे ये जो स्मॉल p है मेरा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है मेरे पास q इंटू का 2a या डिस्टेंस ऑफ द डायपोल। इसको मालूम है d से दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्या दिखा देता हूँ मैंने, d से दिखा दिया। इसको मैं कैसे समझ रहा हूं, मैंने ये मैंने बोल दिया, इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो एरिया है मेरे पास, ये सामने मिल रहा है। इसको, इस पूरे एरिया को मैं कितना बोल दिया, इस एरिया को मैं a बोल देता हूं और ये जो डिस्टेंस है मेरे पीछे की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मैं d बोल देता हूं, ठीक। मैंने बोला इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, जैसे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड E दिखाता हूं तो क्या हो रहा है, सारा नेगेटिव चार्ज इसके इस कॉर्नर पे इकट्ठा हो जा रहा है। मतलब इस फेस पे क्या हो रहा है, इस फेस पे पूरा नेगेटिव चार्ज मेरा इकट्ठा हो जा रहा है और इसके जो पीछे वाला फेस है, उस पीछे वाले फेस में क्या होगा,
सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं Q की, तो Q कैसे बनेगा, इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से दिखाते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरे पास, Q इंटू का A। मतलब इस पूरे एरिया में मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, Q बाय A। तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा मेरे पास सिग्मा इंटू का A। मतलब इस Q को मैं रिप्लेस कर सकता हूं, इस Q को मैं रिप्लेस कर सकता हूं सिग्मा इंटू का A से, और इंटू क्या हो जाएगा मेरे पास, D हो जाएगा। ठीक, तो यहां पे मेरे पास क्या है, पोलराइजेशन या पोलराइजेशन वेक्टर, इसको मैं कैपिटल P से दिखा रहा हूं, तो क्या बन रहा है, स्मॉल p अपॉन का V। इस स्मॉल p को मैं क्या बोल सकता हूं, स्मॉल p को बोल सकता हूं सिग्मा इंटू का A इंटू का D, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय V हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, A इंटू का D देखने को मिल रहा है। A का मतलब क्या हुआ, A का मतलब इसका एरिया हुआ, और D का मतलब क्या हुआ, ये डिस्टेंस हुआ। एरिया इंटू डिस्टेंस क्या बनाता है, अपने आप में पूरा का पूरा वॉल्यूम बना देगा। इसका मतलब इसी को अगले स्टेप में कैसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं सिग्मा, और AD को क्या बोल सकता हूं, AD को मैं V बोल सकता हूं। यहाँ पे क्या होगा, V से V मेरा कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली क्या बचेगा मेरे पास, सिग्मा बचेगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो पोलराइजेशन है या पोलराइजेशन वेक्टर हम बोल रहे हैं, वो क्या बन रहा है, वो डायरेक्ट सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर बनता है। मतलब मैथमेटिकली पोलराइजेशन क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर है। न्यूमेरिकली जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी और पोलराइजेशन बिल्कुल सेम टू सेम है। एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि पोलराइजेशन वेक्टर क्या है। पोलराइजेशन वेक्टर है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्रिएटेड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, अब यहाँ पे एक टॉपिक और आता है, इस टॉपिक को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। ये इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या है, जरा इस पे बात करते हैं। मैंने बोला कि मेरे पास एक मीडियम है जस्ट लाइक एयर, मैंने यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड दी, उसकी चार्ज बैठना स्टार्ट हो गया, नेगेटिव चार्ज एक तरफ आ गया, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आ गया, उसमें डायपोल मोमेंट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया, उसका पोलराइजेशन क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो पोलराइजेशन है, वो पोलराइजेशन जो मेरा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। जितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पोलराइजेशन भी उतना ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, पोलराइजेशन कम होगा। तो यहाँ पे मैं एक चीज समझ में आ रही है मेरे को, यहाँ पे मैं इसको रब करता हूं, ये वाला पार्ट, कि जो मेरा पोलराइजेशन है, जिसको मैं कैपिटल P बोल रहा हूं, ये पोलराइजेशन मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, पोलराइजेशन भी उतना ज्यादा होगा। पर यूनिट वॉल्यूम में डायपोल मोमेंट ज्यादा क्रिएट होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी तो पोलराइजेशन भी ज्यादा होगा। तो जैसे इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को मैं हटाता हूं, तो मेरे को यहाँ पे एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। इस कांस्टेंट को हम, एक ग्रीक लेटर होता है, उस ग्रीक लेटर को हम ची से लिखते हैं, ची बोलते हैं, किसी जगह थोड़ा सा खी शब्द से इस्तेमाल करते हैं। ये ग्रीक लेटर है, इस ग्रीक लेटर को ची से नोट कर रहे हैं, और इसी ची को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। अब आगे चल के मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से खेल रहे हैं, वहां पे हम मैग्नेटिक फील्ड से खेलेंगे। तो वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी, और यहाँ पे क्या कहलाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी होगी। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्मॉल ई दिखा देते हैं। स्मॉल ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। और जब इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास P अपॉन का E। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या बनेगा, P अपॉन का E। P अपॉन का E क्या बता रहा है, P अपॉन का E बता रहा है कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में वो मटेरियल कितना ज्यादा पोलराइज हो जाएगा, कितना पोलराइजेशन क्रिएट हो जाएगा। तो अब ये जो प्रॉपर्टी है, ये मेरी मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि मैं जब उसमें 1 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड देता हूं, तो वो अपने आप को कितना पोलराइज कर देता है। हो सकता है एक मटेरियल ज्यादा करेगा, एक मटेरियल कम करेगा। जो मटेरियल अपने आप को ज्यादा पोलराइज कर लेगा, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ज्यादा हो रही है, और जो मटेरियल अपने आप को कम पोलराइज करेगा, इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कम हो रही है। तो यहाँ पे मेरा एक टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसको हम बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि पोलराइजेशन या पोलराइजेशन वेक्टर, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट कैसे देख सकते हैं अपन, इसकी ऐसा बिल्कुल सरफेस चार्ज डेंसिटी उठा लेते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या मिल रही है मेरे को, सरफेस चार्ज डेंसिटी मेरे को मिल रही है Q बाय A। और जब मैं इसकी एसआई यूनिट की बात करूंगा, तो क्या बनेगी, चार्ज की एसआई यूनिट मेरी कूलम बन जाएगी, और एरिया की एसआई यूनिट क्या बन जाएगी मेरे पास, मीटर स्क्वायर। और जो कि नीचे की तरफ है, तो क्या बोलूंगा, मीटर इनवर्स स्क्वायर। तो मेरा जो पोलराइजेशन है, उसकी एसआई यूनिट क्या बनती है, कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर।
तो ये इस पूरे वीडियो लेक्चर में हमने डाइलेक्ट्रिक के बारे में जाना है कि डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं। डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स वाले डाइलेक्ट्रिक, एक होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स वाले डाइलेक्ट्रिक। उसको जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देता हूं तो उसके नेगेटिव चार्ज अलग हो जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। पोलराइजेशन को मेजर किस लिए करते हैं, तो हमारे पास एक टर्म है पोलराइजेशन या पोलराइजेशन वेक्टर, वो क्या कहलाता है, कितने इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्रिएट हुए हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। जब पर यूनिट वॉल्यूम में ये टर्म हम थोड़ा सा उसको मैथमेटिकली क्लासिफाई करते हैं तो देख रहे हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो आपके पोलराइजेशन वेक्टर के बिल्कुल बराबर बन रही है, ठीक। और यहाँ पे हमने एक और शब्द जाना है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना पोलराइजेशन हुआ है, कितना पोलराइजेशन वेक्टर डेवलप हुआ है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपना नाम लिखो। फिर मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग।